तो चलिए शुरू करते हैं जीएस का सेक्शन। जीएस के सेक्शन में आप सभी को पता है कि वैरायटी ऑफ जीएस आती है, सभी सब्जेक्ट से आती है और करंट अफेयर्स का बड़ा रोल रहता है। तो आपको यहाँ फोकस करना है कि आपके जो टॉपिक्स कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रह जाते हैं, ये देखना है एक तो। और दूसरा ये भी देखना है कि लेवल ऑफ जीएस कैसा लेके आ रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत अच्छा लेवल लेके आते हैं जीएस डीएसएसबी पिछले 2-3 साल से। और जिस तरीके से एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, मतलब आपको वो टॉपिक पूरा पता होना चाहिए, तब उसका आंसर दे पाते हैं। मतलब डिफिकल्टी लेवल जो है यूपीएससी लेवल से मैच करने लगा है यूपी डीएसएसबी की जीएस का। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, इसके बारे में कौन सी चीज गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो कोई एक स्टेटमेंट गलत होगा, पहले तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। एक स्टेटमेंट गलत होगा और बाकी 3 जो है वो ठीक होंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है और हमको छाटना है ये। द न्यूज पेपर लाइक नेशनल हेराल्ड एंड हरिजन सपोर्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट होल टाइम दैट वाज स्टार्टेड इन 1942। तो जो समाचार पत्र है जैसे नेशनल हेराल्ड है या हरिजन जैसे अखबार है, 1942 में जो शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन है, उसको पूरे समय तक समर्थन करते रहे थे, ये कह रहा है। ऐसा नहीं है। जैसे ही 1942 में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो थोड़ा सा रूपरेखा बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब ये शुरू हुआ तो सभी नेताओं को पकड़ लिया गया था उसी रात। 8 अगस्त को जो है मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 8 अगस्त को डिक्लेयर किया गया था कि मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और उसी रात को जो है ऑपरेशन जीरो और से जो है एक ऑपरेशन जीरो और चलाया। ठीक है, और इस ऑपरेशन जीरो और से रात को ही सभी जो मेन लीडर थे, गांधी जी थे, सबको पकड़ लिया गया था। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर सब बैन कर दिए गए थे। ठीक है, नेशनल हेराल्ड वगैरह सब बैन कर दिए थे। उसके बाद 1945 में फिर से नेशनल हेराल्ड जो है वो शुरू हुआ था। ठीक है, तो नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है ये एक कंपनी है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर में जो है काम करती है। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले जो है ये काफी विवाद में थी और इसके कोर्ट वगैरह में इस पे केस चला था। तो ये न्यूज़पेपर पूरे टाइम तक सपोर्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये इसलिए स्टेटमेंट हो गई गलत। ठीक है, और हमको कौन सा छाटना है, इनकरेक्ट। तो हमें लगता है कि आंसर तो हमें मिल ही गया है, लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे। तो द कम्युनिस्ट अपोज द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बिल्कुल सही है। जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसको कम्युनिस्ट सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम जो है ना कम्युनिस्ट जो है पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहे थे, हम समाजवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए कम्युनिस्ट इसको जो है वो फॉलो नहीं कर रहे थे। हम एक मिक्स इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे, कम्युनिस्ट ने इसको सपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा एक और संगठन है हिंदू महासभा। दिस हिंदू महासभा आल्सो डिड नॉट सपोर्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, हिंदू महासभा और एक और पार्टी है जिसका नाम है यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पंजाब में एक्टिव थी। इन तीनों ने है जो है भारत छोड़ो आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया था। तो ये क्योंकि इतना डीप पूछा गया है, तो क्योंकि अब इन्होंने कम्युनिस्ट पूछ लिया तो आपको हिंदू महासभा भी बता दिया गया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये तीनों पार्टी जो है बहुत एग्जाम में पूछी जाती है जब इतना डीप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन द प्रिंसली स्टेट, ठीक है, जो रियासतें थी राजा रजवाड़ों वाली रियासतें जो थी। ठीक है, द मूवमेंट वाज नॉट ओनली फॉर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो मूवमेंट चल रहा था ना भारत छोड़ो आंदोलन, वो केवल जो है जिम्मेदार सरकार के लिए नहीं था, बल्कि भारत की स्वतंत्रता, बट आल्सो फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। वहां के लोग जो है केवल एक जिम्मेदार सरकार नहीं चाह रहे थे, क्योंकि राजे रजवाड़े, क्योंकि राजा अंग्रेजों के संरक्षण में थे तो उनको इतना सपोर्ट मिल रहा था, तो वो इस वजह से जो है इग्नोरेंट हो गए थे जनता के लिए। लेकिन अब वहां मूवमेंट जो है उन राजा रजवाड़ों को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए नहीं था, वो और भी डीप जा चुका था। आल्सो फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो भारत की आजादी के लिए, और इंटीग्रेशन ऑफ दीज स्टेट्स विद द ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया एक बात चल रही थी कि एक ब्रिटिश इंडिया बना दिया जाए सभी को जोड़ के, फाइनली फिर उसको इंडिया में कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए बात चल रही थी। तो इन राज्यों के ब्रिटिश भारत के साथ एकीकरण के लिए भी जो है मूवमेंट चल रहा था। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लगाएंगे कि ये ठीक है, ठीक है, और ये भी ठीक है, और ये हमें गलत मिल गया है। ठीक है, अब है द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन अगस्त 1942, बिल्कुल ठीक है। 8 अगस्त 1942 को जो है ये शुरू हुआ था। ठीक है, किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इसको शुरू किया क्विट इंडिया मूवमेंट को 8 अगस्त 19। तो मुंबई से ये स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखेंगे, बॉम्बे से, बॉम्बे कहा जाएगा, अब मुंबई कहा जाता है। तो वहां से स्टार्ट हुआ और वह मुंबई के जो है ग्वालियर टैंक से जो है उन्होंने कहा कि मुझे आज ही आजादी चाहिए, इसी समय चाहिए, इसी क्षण। ठीक है, और मैं जो है सीरियस हूं इस मामले में, इसलिए इस आजादी को प्राप्त करने के लिए या तो करो या इसके प्रयास में मरो। ठीक है,
या तो इसके लिए प्रयास करो, भारत को आजाद करो, या इसका लिए प्रयास करते हुए मर जाओ। डू और डाई का नारा भी तभी दिया गया था। लेकिन रात को ही उन सबको जो है जेल में डाल दिया गया। और फिर इसलिए कहा जाता है कि कौन सा मूवमेंट जो है वो लीडरलेस मूवमेंट था, वो क्विट इंडिया मूवमेंट था। और फिर जनता को जैसे समझ में आया वैसे इस मूवमेंट को चलाया, अहिंसा की भी हुई। और अंग्रेजों ने जो है गांधी जी को कहा भी कि अहिंसा हो रही है, आप बोलिए। तो गांधी जी ने कहा कि आपने मूवमेंट को चलने ही नहीं दिया, अब पब्लिक अपने हिसाब से चला रही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अब इस पे हमने आंसर देख लिया, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है वो गलत था और गलत ही हमें आंसर चाहिए था। इन्होंने पूछा कौन सा जो है स्टेटमेंट गलत है, और हमें मिल गया था ये गलत, बाकी सब ठीक थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत बहुत डीप करके पूछा गया है, तो आपको कंसेप्ट बढ़िया बढ़िया तैयार होना चाहिए, आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो गया ए। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो है धमाल लोक नृत्य। तो आप देख रहे हैं कि फोक डांस और फोक म्यूजिक जो है बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इसको रट डालिए, इसको बार बार रिवाइज करके, जितने भी हैं 30 40 50। अब जब आपको एरिया पता चल जाता है कि इसके अंदर घूमना है, तब उस क्वेश्चन को छोड़ने का कोई मतलब नहीं रहता। इसका मतलब आपके ये क्वेश्चन ठीक होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसको आप टॉपिक को पढ़ लीजिए, क्योंकि बार बार यहाँ से आ रहा है। आपको एरिया ना पता हो तब आपकी एनर्जी जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है, डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है, आपको जो उसका पॉजिटिव नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि आपसे बार बार जो है फोक डांस पूछे जा रहे हैं, फोक सॉन्ग्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, खिलाड़ियों के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा धमाल। जो फोक डांस है वो हरियाणा का फोक डांस है, ध्यान रखेंगे। हरियाणा का फोक डांस खासतौर से गुरुग्राम के एरिया में जो है ये काफी फेमस है। ठीक है, तो इसके अलावा हरियाणा का जो है एक स्वांग, जिसको सांग कहते हैं, रागनी सांग वगैरह गाते हैं, उस वो भी काफी फेमस है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक फाग लोक नृत्य है, फाग खेलते हैं जो होली के टाइम पे, वो भी काफी। और इसके अलावा एक झूमर है। ठीक है, एक झूमर जो है वो भी काफी फेमस है, डांस है ये, फाग और झूमर। और स्वांग जो है वो एक थिएटर टाइप का है, जो कि परफॉर्म किया जाता है, आर्ट, जिसमें गाना भी गाया जाता है और कहानी सुनाई जाती है। ठीक, अब देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के समय पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये मिशन जो है लॉन्च नहीं हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द निसार मिशन। निसार मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गलत है। यानी कि एक कथन जो है, क्वेश्चन को सब, अगर आप ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम भूल जाते हैं कि ये करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। और ऐसा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बिल्कुल दो क्वेश्चन आप जब क्वेश्चन जो आता है और उसको गलत भर के आ जाओ या पढ़ने में दिक्कत कर दो, तो आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि इस पेपर में मैंने नोट किया है कि या तो करेक्ट पूछे हुए हैं या इनकरेक्ट, और कभी भी 3 इनकरेक्ट करके एक करेक्ट पूछ लिया है। ठीक है, तो आपको बड़ा दिक्कत होगी, आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, आप गलत करके आएंगे। तो आप हमेशा ये काम करें कि जब ये क्वेश्चन पढ़े तो इस पे गोला लगा लें कि क्या पूछा है, उस हिसाब से आंसर निकालेंगे। तो इसने सबसे पहले दे दिया कि नन ऑफ द अबव, तो इस आंसर को तो हम बाद में देख पाएंगे, पहले हम सारे ऑप्शन पढ़ें तभी हो जाएगा। इट इज ए ज्वाइंट मिशन बिटवीन द रास्कोमोस, रशियन स्पेस एजेंसी एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ज्वाइंट मिशन है किसके बीच में, रशियन स्पेस एजेंसी जिसका नाम है रास्कोमोस और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। तो ये ऑप्शन जो है ये ही गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि देखिए निसार जो है ना, इस NI से बनता है नासा और इसरो। ठीक है, इस NI का फुल फॉर्म नासा और इसरो का ये कॉमन प्रोग्राम है, और इसी वजह से जो है ये यहाँ पे गलत हो जाता है। नासा इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन है, जो कि 2022 में लॉन्च होने का प्रस्ताव है। अब कोरोना चल रहा है, कितना कब लॉन्च होगा नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये 2022 में लॉन्च होना था। ठीक है, और मोस्ट एक्सपेंसिव सैटेलाइट माना जाता है ये आज तक का। तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव सैटेलाइट माना जाता है, ध्यान रखेंगे। सबसे महंगा सैटेलाइट मिशन है निसार, और किसके बीच में है, नासा और इसरो के बीच में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना था। ठीक है, तो एक ये तो कट ही गया क्योंकि हमें एक इनकरेक्ट मिल गया है। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे काटेंगे, यहाँ गलत हो गया और ये हमारा ठीक हो गया। अब देखिए इसका मतलब बाकी के स्टेटमेंट तो हमें ठीक ही होने चाहिए। द डाटा कलेक्टेड बाय निसार विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अर्थ अपर लेयर एंड इट्स कंडीशन। तो ये तो ठीक है, सैटेलाइट ऐसी चीजें कर सकता है, ये कॉमन सी चीज हो गई। ठीक है, तो ये तो हमारा ठीक हो जाएगा। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द थ्रेट एंड ग्लोबल एनवायरमेंट चेंजेस। बिल्कुल सैटेलाइट है, देखिए आपको पिक्चर जो दिखाया गया है ये प्रोटोटाइप है, अभी ये लॉन्च तो हुआ नहीं है, लेकिन ये कुछ कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द थ्रेट एंड ग्लोबल एनवायरमेंट चेंजेस। ठीक है, आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं क्योंकि ये अभी भी रेलेवेंट है और ये 2022 में फिर से न्यूज में आ जाएगा।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग, तो एक ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन, एक रॉन्ग होगा और बाकी ठीक होंगे और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो डीएसएसबी ने की दी है उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। द क्वाइंस वर, देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ, द क्वाइंस वर मिंटेड एंड रॉयल ऑर्डर वर रिलीज इन द नेम ऑफ बहादुर शाह। सिक्कों का खनन किया गया, सिक्के बनाए गए एंड बहादुर शाह के नाम से शाही आदेश जारी किए। बिल्कुल बहादुर शाह के नाम से। ये एनसीईआरटी से बनाया गया क्वेश्चन है, 12th में भी दिया हुआ है, लेकिन ये 9th से और 10th के लेवल पे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। सिक्कों का खनन किया गया, बहादुर शाह के नाम से जो है आदेश जारी किए गए, तो ये ठीक हो गया, लेकिन हमसे पूछा है रॉन्ग, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए, बहादुर शाह को सभी विद्रोही नेताओं द्वारा सम्राट के रूप में मान्यता दी गई थी। बहादुर शाह वाज गिवन रिकॉग्निशन एज द सम्राट या एम्परर बाय द रिवोल्ट लीडर, तो ये ऑप्शन इन्होंने ठीक दिया है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता इसका मतलब, ठीक है, ये ऑप्शन जो है ठीक है। इन बरेली जो उत्तर प्रदेश में है, खान बहादुर खान स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ मुगल सम्राट, तो बरेली में जो खान बहादुर खान जो थे, उन्होंने भी मुगल सम्राट के नाम से जो है प्रशासन को, जो है ये प्रशासन है, प्रशासन को संभालना प्रारंभ किया। तो ये भी वैसे तो ठीक है, इसलिए हम ये भी गलत ऑप्शन होगा, ये भी हमारे उत्तर नहीं होगा। तो सही आंसर इन्होंने दिया है कि इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई स्टार्टेड हिज एडमिनिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ मुगल एम्परर। तो रानी लक्ष्मीबाई क्योंकि वहां की शासक थी, ठीक है, वहां की शासक थी, तो ये कह रहे हैं कि मुगल एम्परर के नाम से नहीं, वो खुद के नाम से ही शासन कर रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि ऑल रिवोल्ट लीडर भी लिखा है, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है जिसको रिसर्च करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसका आंसर इन्होंने दिया है सेकंड, तो इसका सेकंड आंसर है। तो क्योंकि सभी नेताओं ने मान्यता दे दी, लेकिन झांसी की रानी ने जो है उनके नाम से शासन नहीं शुरू किया है। मान्यता दे दी होगी लेकिन शासन शुरू नहीं किया है, ठीक है, तो इसलिए शासन उनके नाम से नहीं चला रही है, वो अपने नाम से आदेश जारी कर रही है, ये बात है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है ये गलत हो गया, वो अपने नाम से चला रही है, ठीक है, और हमसे गलत ही पूछा गया था। थोड़ा सा समझने की बात थी, एक होता है कि उनके नाम से शासन करना, एक होता है उनको मान्यता देना। मान्यता दे दिया लेकिन शासन अपने नाम से कर रही है। अब देखिए, विच फीमेल रेसलर वॉन द गोल्ड मेडल इन फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम कैटेगरी इन एशियन गेम्स 2018। बिल्कुल करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। एशियन गेम्स से 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। एशियन गेम्स में मैंने बताया था कि पहले एशियन गेम्स जो है वो दिल्ली में हुए थे, न्यू दिल्ली में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है। उसके बाद सेकंड टाइम भी 1982 में एक बार फिर से हुए थे, ठीक है, 1951 में हुए थे पहले, ठीक है, दोनों ही न्यू दिल्ली में हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है, ये उन्हें बताया था आपको। तो एशियन गेम्स 2018 में किस रेसलर ने, महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है 2018 में फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम में, ठीक है, तो इसका सही आंसर है विनेश फोगाट, ठीक है। विनेश फोगाट जो है ये एक रेसलर है, बबीता फोगाट और गीता फोगाट जो है उनकी ही एक सिस्टर हैं, ठीक है। इसने रेसलर ने जीता है क्या 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल, कौन से एशियाई खेल में 2018 में, ठीक है। अब 2022 में होंगे, 4 साल बाद होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एशियन गेम्स कहाँ होने वाले हैं, पहले कहाँ हुए थे, तो इस तरीके से इसको स्टडी करना है। आपको एक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है कि आपको किस एरिया में घूमना है, इनको नोट कर लीजिए करिए। जो जो गेम्स के क्वेश्चन आते हैं, ये गेम्स के कम से कम इन गेम्स के बारे में तो अच्छे से तैयार करना ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट रिगार्डिंग जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया। भारत में जो गुड जीएसटी लगाया गया है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट राइट है। देखा आपने, यहाँ पे चेंज कर दिया, 3-4 रॉन्ग पूछ लिए और एक राइट पूछ लिया, तो आपको शायद इनकरेक्ट ही समझ में आ जाए यहाँ पे भी, तो आपको इसको सर्कल करना है। भारत में जीएसटी यानी कि माल और सेवा कर में इसके संदर्भ में कौन सा कथन एक सही है। जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जून ऑफ 2017। तो ये कह रहा है कि जो जीएसटी है ना वो इम्प्लीमेंट की गई थी कब, 1 जून को 2017 को। उसके बाद है ऑन फूड आइटम्स एंड अदर नेसेसरी गुड 5% रेट विल बी इम्प्लीमेंटेड। ये कह रहा है कि जो फूड आइटम है, ठीक है, उनके ऊपर जो है 5% जो है रेट जो है वो लगाया जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, क्या है आंसर। अब उसके बाद देखिए, टोबैको एंड बेवरेज विल हैव मैक्सिमम जीएसटी रेट ऑफ 28%, ठीक है, और इन स्टार्टिंग इट हैड 3 स्लैब स्ट्रक्चर। तो हमसे एक राइट पूछा है इसने, ये ध्यान रखना है आपने कि एक राइट कौन सा है, कौन सा एक कथन सही है। देखिए, इसका सही आंसर है टोबैको एंड बेवरेज हैव मैक्सिमम रेट स्लैब।
बेवरेज मतलब जो ये उत्तेजक पेय पदार्थ होते हैं ना, उनके ऊपर और तंबाकू के ऊपर। तो मैक्सिमम रेट स्लैब जो है वो लगाया गया था इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर इन्होंने हमको बताया है। मैं एक बार इसको कंफर्म कर देता हूँ कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि ये सही है या गलत है, हो सकता है ट्रांसलेशन में हमसे कुछ मिस्टेक हुई हो। नहीं, इन्होंने विकल्प सही पूछा है, ठीक है, और विकल्प सही पूछा है और हमें बताया गया है कि ये जो है थर्ड जो ऑप्शन है वो सही है, बाकी सारे गलत हैं। अब देखिए फूड आइटम की बात करते हैं, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। इन स्टार्टिंग इट हैड 3 स्टेप स्लैब स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। तो इन तीनों को ही ऑप्शन को में ही गलती इन्होंने बताई है। जुलाई 2017 में इसको लागू किया गया, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो फूड आइटम है और नेसेसरी जो गुड्स हैं उन पे जीएसटी 0 कर दिया गया, ठीक है। लेकिन प्रोसेस्ड फूड है, ठीक है, उनके ऊपर जो है जैसे खुली भुजिया है उस पर जो है 5% या 5% कम लगाया है। लेकिन जो भुजिया है या नमकीन है जो पैक्ड है वो उस पर 12%, और प्रोसेस्ड फूड जैसे मैकडी वगैरह से कुछ मंगवाते हैं तो उस पर 18%, ठीक है। लेकिन अनाज वगैरह है, खाद्य सामग्री में आता है, खुला चावल है, उस पर 0% जीएसटी है। तो ये कंफ्यूजन हो गया, खाद्य सामग्री कौन कौन सी है, इसको क्लासीफाई नहीं किया और सीधा लिख दिया, तो ये आंसर भी गलत हो गया और ये भी हमारा आंसर गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा सही है टोबैको और बेवरेज जो है उत्तेजक पेय पदार्थ है उन पे हाईएस्ट लगाया गया। आपने देखा होगा कि बीड़ी और सिगरेट के जो पैकेट हम लेके आते हैं, ठीक है, वो बहुत महंगे हुए हैं। जो पीते हैं उनको पता है, हमें नहीं पता, लेकिन उनसे पूछिए कि वो कितना, लगभग 3 गुना उसका रेट हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो देखिए फिर से फेस्टिवल के ऊपर क्वेश्चन आया, तो कल्चरल एक्सपेक्ट से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं 20 में से। तो आपको ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन में काउंट होगा, ये करंट अफेयर नहीं है। लेकिन ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि टाइम टू टाइम होता रहता है, तो हो सकता है ये आपको दिखाई दे कि करंट अफेयर का है, लेकिन ये बहुत बहुत पेपर में आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम में आ रहा है। तो दिस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन नागालैंड। नागालैंड के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसका जो पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, नागा कल्चर हेरिटेज जो है ना, उनका जो संस्कृति है, उनका जो हेरिटेज है, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और इसके अंदर जो है नागा कल्चर के एक्सपेक्ट जो है, उनके जो मार्शल आर्ट है, उनके जो डांस है, उनके जो संगीत है, उसको जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो ये नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस पेपर में आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे मिल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज रॉन्ग रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहते हैं अगर आप, तो उसके लिए आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। वहां से उठाया है, पहली लाइन से 3-4 लाइन डिवाइड करके इन्होंने कहा है। देखिए, शुड हैव द एज ऑफ 30 ईयर कंप्लीटेड। तो ये आप सोचिए थोड़े से, फिर मैं बाद में आता हूँ। उसके बाद देखिए, इंडिविजुअल शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको तो हम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसने पूछा है हमसे क्या, रॉन्ग, ठीक है। तो ये तो सही हो गया, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। उसके बाद इंडिविजुअल शुड नॉट होल्डिंग हाउस ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल हाउस ऑफ प्रॉफिट कोई जो है नहीं लिया होना चाहिए, अगर लिया है तो उससे रिजाइन करना पड़ेगा तब वो बन सकता है, ठीक है। तो ये ठीक है, हमसे पूछा है रॉन्ग, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इंडिविजुअल शुड बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा। बिल्कुल इंडिविजुअल जो है उसके अंदर जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने की, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर होगा 35 एज होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए 35 ईयर होना चाहिए। तो ये हमारा गलत है और इसी वजह से हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि हमसे रॉन्ग पूछा है, ठीक है। तो 35 ईयर होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, इसके अलावा हाउस ऑफ प्रॉफिट नहीं, उसके पास लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 ईयर होनी चाहिए उसकी एज। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्य होना चाहिए, जो क्वालिफिकेशन उसकी होती है वो सारी उसके अंदर अटेंड होनी चाहिए। अब है लाभ और हानि की स्थिति को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो पेपर मैंने लिया था उसमें लाभ और हानि दोनों की स्थिति को क्या कहा जाता है, ऐसे करके लिखा हुआ था। और क्योंकि अगर ये इंग्लिश में होता तो शायद इसको हम और अच्छे से समझ पाते, तो ट्रांसलेशन में जितना कर पाए उतना ही आपको दिया जा रहा है। द सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉल्ड एज, तब लाभ और हानि दोनों की स्थिति एक ही साथ हो जाए तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, स्टेबल पॉइंट। विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस, विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस, बिना लाभ और हानि के। लेकिन बिना तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो लाभ और हानि दोनों हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो कट ही गया। उसके बाद बराबर, इक्वल, इक्वल भी नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, लाभ ज्यादा हो और हानि कम हो, ठीक है, तो इक्वल तो हो नहीं सकता। तो अब हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। तो लाभ अलाभ की स्थिति जैसा कि इसने की दी है,
ठीक है। तो इसकी हिंदी की ट्रांसलेशन, हिंदी तो मैंने एज इट इज लिख दी है, लेकिन इंग्लिश की ट्रांसलेशन में क्वेश्चन क्या था असल में वो हमें नहीं पता है। फिर भी हमने कोशिश की है कि लाभ और हानि की स्थिति को एक साथ जो स्थिति आ जाए तो उसको क्या कहा जाता है, लाभ अलाभ स्थिति कहा जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ये क्वेश्चन साइंस से उठाया गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको जो है कई बार हमने आपको एक दो बार क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम बताया भी है। प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस इन विच द डिजोल्व्ड इनऑर्गेनिक सॉलिड आर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन दैट इज वाटर। ठीक है, डिजोल्व्ड ऑर्गेनिक सॉलिड, ऐसे ऑर्गेनिक सॉलिड चीजें जो कि जैसे कि साल्ट हैं जो डिजोल्व हो रखे हैं किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, वाटर से उसको अलग किया जाता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नमक कैसे बनाते हैं कि जो समुद्र होता है उसके, समुद्र का जब ज्वार आता है तो यहाँ पे गड्ढा खोद देते हैं और यहाँ पानी भर जाता है। ठीक है, ये पानी जब जो है इवेपोरेशन से, वाष्पीकरण से चला जाता है तो यहाँ नमक रह जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें हमने सॉलिड जो सॉल्यूट है उसको निकाला है। ठीक है, नमक निकल गया है। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि हमको क्या निकालना है, घुले हुए कार्बन को, जो ठोस को जो है उसको अलग करना है, किससे, पानी के घोल से। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पे किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जैसे मालदीव जैसा देश है, वो क्योंकि समुद्र के किनारे पर है तो वहां पर जो है फ्रेश वाटर अवेलेबल बहुत कम है, तो वो रिवर्स ओस्मोसिस की प्रोसेस को यूज करते हैं। ओस्मोसिस क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कि देखिए जैसे एक थिन मेम्ब्रेन से, एक पतली झिल्ली जो है बीच में है, दो कंपार्टमेंट के बीच में, और यहाँ पर एक सॉल्यूशन है और यहाँ पर भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, दोनों का लेवल मान लीजिए इक्वल है, लेकिन इसमें 70%, ये 70% सोल्यूशन है, यानी कि कंसंट्रेशन जैसे है सोल्यूट इसमें 70% और इसमें जो है 30% सोल्यूट है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि इधर 70% है तो ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गया, तो इधर का पानी इधर चला जाता है अपने आप इस मेम्ब्रेन के अंदर से, तो मूवमेंट ऑफ सोल्यूट नहीं हो रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है। ये तो होगी ओस्मोसिस। लेकिन अगर मूवमेंट ऑफ जो है वाटर अपोजिट डायरेक्शन में होने लग जाए, मान लीजिए यहाँ से हम इसको किसी चीज़ से प्रेस करने लग जाए, ठीक है, किसी चीज़ से इसको प्रेस कर रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, देखिए दो कंपार्टमेंट में फिर से बताता हूँ, ये 70% का है, ठीक है, और ये 30% का है, तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इसके अंदर है, तो नॉर्मली तो पानी इधर आना चाहिए। ठीक है, पानी इधर आना चाहिए। आपने देखा होगा किसी खीरे के ऊपर या किसी अचार बनाते हैं उसके ऊपर नमक लगा देते हैं तो बाहर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो पानी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इस पे नॉर्मली पानी कंसंट्रेशन की तरफ भागेगा, लेकिन अगर हम इसको प्रेस कर दें तो प्रेस करेंगे तो सोल्यूट तो इधर ही रहेगा लेकिन पानी इधर भागेगा, इसको कहते हैं रिवर्स ओस्मोसिस, और इधर फ्रेश वाटर बढ़ जाएगा। तो इस रिवर्स ओस्मोसिस की प्रोसेस को यूज किया जाता है फ्रेश वाटर बनाने में भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा, रिवर्स ओस्मोसिस द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधिकार आर्टिकल 19 के अनुसार भारत के नागरिक को उपलब्ध नहीं है। आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 के अनुसार जो है कुछ अधिकार हमको दिए गए हैं। ठीक है, उसको जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ठीक है, आप कहीं पर ही शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो सकते हैं, सभा करने का अधिकार है, ये तो दिया गया है इसके अंदर से। ठीक है, तो हमसे पूछा है कौन सा नहीं दिया गया है, क्योंकि ये दिया गया है इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, बिल्कुल अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता अधिकार इसी के अंदर दिया गया है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि हमसे रॉन्ग पूछा है। अब देखिए फ्रीडम ऑफ मेकिंग यूनियन, बिल्कुल आप संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में कहीं भी जाकर रख सकते हैं, ये भी स्वतंत्रता दी गई है, तो ये देखिए ये भी ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये तीनों ठीक है। हमसे पूछा है जो ठीक नहीं है। अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन एंड फोर्स लेबर, तो एक्सप्लोइटेशन एंड फोर्स लेबर का जो है आर्टिकल 24 के अंदर दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो आर्टिकल 24 के अंदर ये दिया गया है, तो ये हमारा आर्टिकल 19 में नहीं दिया गया, तो हमारा सही आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को क्या है। यूनेस्को की फुल फॉर्म भी आपको पता है, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं इसलिए बता रहे हैं, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो यूनाइटेड यूनेस्को जो है इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है 16 नवंबर 1945 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब बताइए इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, बहुत बहुत आपको क्लोजली लगेगा जेनेवा आपके दिमाग में आएगा, लेकिन असली में इसका आंसर है पेरिस। पेरिस इज द राइट आंसर वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज सिचुएटेड, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट का
हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूएन का स्थापना कब हुई थी, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी। लगभग ये 10 के आसपास संगठन है जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, ठीक है। इनकी स्थापना कब हुई, कहाँ हेडक्वार्टर है, ये आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। और ये किस किस क्षेत्र में काम करते हैं, ये हाई लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो तब पूछेगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सिटी इज गोइंग टू होस्ट ओलंपिक 2020। तो मुझे लगता है ये जो है होस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ये अप्रैल या मार्च में होने थे और तब कोरोना क्राइसिस हो गई, ठीक है। तो ओलंपिक 2020, ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ओलंपिक 2020 जो होने थे वो स्थगित हो गए, पोस्टपोन हो गए, तो कौन सी सिटी जो है इसको होस्ट करने वाली थी। तो सही आंसर इसका होगा टोक्यो। जापान के अंदर जो है ये होने वाले थे, तो ये जो है पोस्टपोन हो गए, तो सही आंसर ये हो गया हमारा। इसके अलावा पेरिस आपको पता ही है, फ्रांस की राजधानी है। यहाँ पे आपने देखा था कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, वो लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, और टोरंटो जो है कनाडा के अंदर है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि टोरंटो शहर कहाँ है, या मैचिंग में आ जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट। रतौंधी, यानी कि रतौंधी का जो बीमारी है वो कौन से किस चीज की डेफिशिएंसी से होती है, ये तो सब आपको पता ही है। कौन से होती है, विटामिन, बता दीजिए आप, ऑप्शन करके पहले बताइए फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए आपको कहा जाता है कि जो येलो फ्रूट्स हैं उनको खाइए, येलो फल जो है उनको खाइए, केला या पपीता ऐसी चीजों को खाइए। इसके अलावा दूध, मिल्क के अंदर विटामिन ए का सोर्स है, तो इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है, सीधी सी बात, रात को अंधा सा फील होता है आपको, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसके अलावा विटामिन बी की कमी से जो है आपको बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी। डी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है अगर इनकी कमी से, डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज का जो है जल्द ही जो है कोर्स में वीडियो अपलोड होने वाला है, उस पे काम चल रहा है। अब है विश्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। विश्व बैंक के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, यानी कि एक कथन गलत होगा बाकी सारे ठीक होंगे, ये ध्यान रखने की बात है आपको, ठीक है। इन द बिगिनिंग इट इज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। स्टार्टिंग जब इसकी हुई थी 1944 में स्टार्ट हुई थी, ध्यान रखेंगे 1944 में इसका स्थापना की गई थी। इस टाइम पे 1944 में यूएस में एक जगह है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स, ठीक है। ब्रेटन वुड्स नामक हेम्पशायर शहर में एक स्थान है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, हेम्पशायर शहर है यूएसए के अंदर। तो यहाँ पर दो संगठन बनाए गए थे, एक तो वर्ल्ड बैंक और एक आईएमएफ, इसलिए इनको जुड़वा संगठन कहा जाता है, ठीक है, आईएमएफ, ठीक है। ब्रेटन वुड्स की ही देन है ये दोनों, ध्यान रखेंगे, 1944 की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन बाद उस टाइम पे इसका नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। शुरुआत में से जो है पुनर्रचना और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहा जाता था। क्यों, उस समय पे वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ था और सब वर्ल्ड में जो है काफी तबाही मची हुई थी, तो इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। तो ये तो इसका ऑप्शन हो गया ठीक, लेकिन हमको ढूंढना है गलत, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर तो बनेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद इट इज ए पब्लिक सेक्टर बैंक। तो इसने पूछा कि इसने जो है ये जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर का तो बैंक नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति तो का बैंक तो नहीं है ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब देखिए 1944 में ब्रिटेन वुड्स समिट द्वारा जो है विश्व बैंक की स्थापना की गई, तो मैं बता ही दिया ये भी ठीक है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है, ये ठीक है। तो ये सही आंसर जो है बता रहा है क्या, कि ये जो देखिए हमने आंसर निकालना है जो गलत है, तो गलत के हिसाब से अगर हम देखें तो हाँ इसने बताया है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बता रहा है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक बता रहा है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक, इस पे थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि इंटरनेशनल बैंक है, ठीक है। तो ये इसको सही बता रहा है, तो ये सही हो गया तो ये भी गलत हो गया, ये सही हो गया तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, और ये सही हो गया तो ये भी गलत हो गया, मतलब हमारा ऑप्शन आंसर ये नहीं हो सकता। अब ये देख रहा है इट स्टार्टेड वर्किंग इन 1945, 1945 नहीं, ये 1946 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जब इसने जो है काम करना शुरू किया था, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा गलत है और गलत इनसे पूछा था, तो सही आंसर हमारा होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है रिगार्डिंग द फेमस नेम ऑफ रिवर। कुछ ये रिवर जो है ना, इनके फेमस नेम जो है वो किसी किसी देश में कुछ कुछ है, ठीक है। तो वो बताना है कि कौन सा गलत दिया हुआ है। तो एक गलत दिया हुआ है इसका मतलब, ठीक है। ऑप्शन जैसे हम देखें तो गंडक रिवर इन इन नेपाल इज कॉल्ड एज सरपो। गंडक नदी को नेपाल में सरपो कहते हैं, यही गलत है, क्योंकि नेपाल में गंडक जो रिवर है, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, इसको सदानीरा भी कहा है वेदों में। इसको जो है गंडक रिवर को नेपाल में नारायणी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, नारायणी, ठीक है। काफी डीप क्वेश्चन पूछा हुआ है,
तो आप देख सकते हैं लेवल ऑफ कितना हैवी देके देते हैं ये। बूढ़ी गंडक रिवर इज कॉल्ड एज ए सिकरहना इन बिहार, ये ठीक है। बूढ़ी गंडक रिवर को जो है बिहार में सिकरहना कहा जाता है। तो हमसे गलत पूछा है ना, रॉन्ग पूछा है, तो ये तो क्वेश्चन होगा नहीं। घाघरा रिवर इज कॉल्ड एज मानचू एंड कर्नाली इन नेपाल, ये ऑप्शन पहले भी हो चुका है कि कर्नाली किसका नाम दिया गया, घाघरा का नाम है कर्नाली, और मानचू कहाँ पर, नेपाल में, ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर इज कॉल्ड एज सांगपो। सांगपो तिब्बत में जो है, या चीन ऑक्युपाइड जो तिब्बत है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो वो बहती हुई आती है भारत में, उसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है फिर उसके बाद, लेकिन तिब्बत में उसको सांगपो रिवर कहा जाता है। तो ये भी ऑप्शन ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन आंसर में गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत वाला पूछा है। ये तीनों ठीक है, ठीक है, ये हमारा गलत था, तो ये हमारा सही आंसर हो गया फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर्मली स्टार्टेड द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एट विज्ञान भवन नई दिल्ली। तो कौन सी डेट को जो है मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ, किस तारीख को प्रधानमंत्री ने जो है इसका औपचारिक रूप से जो है विज्ञान भवन दिल्ली में जो है मेक इन इंडिया जो है मिशन की स्टार्टिंग की थी। मेक इन इंडिया मतलब सामान इंडिया में ही बने, इंडिया की जरूरतों का भी और वर्ल्ड की जरूरतों का भी, ठीक है। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो 2014 में, देखिए 2014 में पहली बार जो है नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, और उसी साल, बिल्कुल इसको हिंट बना लीजिए, आपको याद रहेगा, उसी साल मेक इन इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। मई में सरकार आई थी और 25 सितंबर 2014 को, वैसे तो 2014 सभी में दिया गया है लेकिन सितंबर का ध्यान रखेंगे, सितंबर को जोड़ लीजिए, ठीक है। सितंबर इस तरीके से कर लीजिए कि मेक इन इंडिया सितंबर, ऐसे करके 4 अक्षर याद रखिए, बस मेक इन इंडिया मत याद रखिए, मेक इन इंडिया सितंबर 2014, ऐसे इनको मेक इन इंडिया ना पढ़ के मेक इन इंडिया सितंबर याद रखिए, बार बार यही नोट्स में लिख लीजिए, मेक इन इंडिया सितंबर, मेक इन इंडिया सितंबर, आपको फिर स्पेशली याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इन्होंने कहा कि पर्वत की चोटियों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, चढ़ते क्रम में, मतलब पहले सबसे छोटी, फिर उसके बाद जो है उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि इसके आरोही क्रम में, लेकिन इन्होंने जो आंसर दिया हमें वो अवरोही क्रम का दे दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, तो ये क्वेश्चन जो है ये हो गया एरर वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में लिखना है, आरोही या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये हमारा अवरोही हो गया, ठीक है। सभी में इसने मकालू दिया हुआ है, ठीक है, एक ऑप्शन शायद नीचे रह गया है, वो इसी इधर से देख लेंगे, ठीक है। सभी में इसने मकालू सबसे पहले दिया हुआ है, तो ऑप्शन सारे ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको देखना है, अब देखिए हम इधर से चलेंगे ना, नंदा देवी से, तो नंदा देवी सबसे छोटी है, नंदा देवी की हाइट लगभग 7925 मीटर है। अन्नपूर्णा की हाइट देखें तो 8100 है, और धौलागिरी की अगर हाइट देखें तो 8176 मीटर है, और इसके साथ साथ मकालू की देखें तो 8485 लगभग इतनी है। तो ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, और आंसर हमें यही दे दिया, और सभी में मकालू पहले दिया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकते। तो इस क्वेश्चन को एक बच्चे ने पूछा था कि अटेम्प्ट करें ऐसे क्वेश्चन को या ना करें। अगर आपको लगता है कि चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का फायदा है, क्योंकि जब इस ऐसे क्वेश्चन की मार्किंग दी जाती है तो जिसने अटेम्प्ट किया बस उसको फायदा मिलता है। लेकिन आपको पता है कि इसका एक आंसर बिल्कुल ठीक है, या आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि इसका आंसर, ये चारों ऑप्शन गलत है, मतलब क्वेश्चन फॉल्टी है, तो फिर उसके बाद तो रिस्क हो जाता है। अगर आपको पता है कि बिल्कुल आपको इनके बारे में सही जानकारी थी और इसके चारों ऑप्शन गलत है, तब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, उससे आपको फायदा मिल सकता है। अगर आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, तब हम नहीं कह सकते कि उसको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं वो क्वेश्चन गलत डिजाइन किया गया हो तो आपको नुकसान हो जाए, नेगेटिव मार्किंग का 1/4 होती है टीएसएसबी में। तो इसका जो है ना ये आंसर है, लेकिन ये मैं यहाँ इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमारा ये आंसर निकलता है, ठीक है, यानी कि अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 39th क्वेश्चन। बहुत बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं स्टेटमेंट वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इन्होंने पूछा है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के अनुसार जो वित्तीय इमरजेंसी लगाई जाती है, आपातकाल लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल, उसके बारे में कौन सा गलत है। बाकी 3 तो ठीक होंगे और 1 गलत होगा, इसी को हमारा आंसर निकालना है। द प्रोक्लेमेशन शुड बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट और इट शुड बी अप्रूव्ड बाय हिम। देखिए जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो घोषणा की जाती है, उस घोषणा पर राष्ट्रपति के साइन होने चाहिए या उसके द्वारा वो अनुमोदित होना चाहिए। ये तो है ही, जितनी भी तरह की इमरजेंसी है उस पर राष्ट्रपति के साइन होने जरूरी है, तो ये हमारा सही है। तो सही है, तो इधर आ गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें गलत ढूंढना है।
आर्टिकल 360 प्रोवाइड फॉर द फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजन, बिल्कुल अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल प्रावधानों का प्रावधान करता है। इसको मैं अब बिल्कुल तरीके से याद कर सकते हैं। आप देखिए 352 पहले आता है, फिर ठीक है, फिर जो आता है 356 और फिर आता है 360। तो मैं हमेशा इसको याद रखता हूँ कि सबसे पहले देश आता है, फिर राज्य आएंगे, उसके बाद पैसा आएगा, पैसे को अहमियत देंगे। पहले देश को अहमियत दीजिए, फिर राज्य को, फिर पैसे को, तो आपको सीक्वेंस याद रहेगा। 352, 356, 360। 360 पे पैसा आ गया, तो आर्टिकल 360 प्रोवाइड फॉर द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये भी सही हो गया। तो हमारा आंसर ये भी नहीं है क्योंकि हमसे पूछा हुआ है रॉन्ग। अब है इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन हैव अराइव्ड बिकॉज ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया और इट्स पार्ट इज अंडर थ्रेट ही कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो देखिए अगर राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसके कारण भारत और उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता और विश्वसनीयता खतरे में है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का कारण ही यही होता है। तो ये भी सही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इट विल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर 6 months ऑफ प्रोक्लेमेशन अंटिल शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर बिफोर 6 months। तो इसने कहा कि 6 महीने के बाद ये जो इमरजेंसी अपने आप ही हट जाएगी अगर इसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने जो है इसको अप्रूव नहीं किया। ये गलत है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज को जो है वित्तीय आपातकाल 2 मंथ के अंदर जो है अप्रूव करना पड़ता है। तो ये हमारा गलत है, तो हमारा आंसर ये सही हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है काफी आपने देखा कि कंसेप्चुअल पूछा हुआ है, तो और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, काफी कुछ रिवाइज भी हो रहा है आपका। तो दूसरी बार जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मुझे लगता है आपका पूरा टॉपिक ही रिवाइज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी। जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, पहले जो है हमारे पास ज्यादा अधिकार थे, अब हमारे पास एक अधिकार कम हो गया है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। आर्टिकल 31 हैड प्रोविजन रिगार्डिंग इट, बिल्कुल ठीक। इसने पूछा है कि कौन सा फॉल्स है, यानी कि 3 ठीक होंगे और 1 फॉल्स होगा और हमको वही ढूंढना है। कितना कंसेप्चुअल पूछा गया है, देखिए ये बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 31 में जो है संपत्ति का अधिकार होता था, इसको हटा दिया गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये ठीक है। दिस राइट वाज डिसॉल्व्ड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1978। तो ये इस राइट को जो है 42nd अमेंडमेंट से हटाया गया था 1978 में। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 42nd अमेंडमेंट जो था वो 1976 में आया था और वो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में आया था। लेकिन ये जो अमेंडमेंट से हटाया गया है वो 44th अमेंडमेंट था, जो कि मोरारजी देसाई की सरकार ने लेके आए थे, जिसने संपत्ति का अधिकार हटा के उसको लीगल राइट बना दिया था। ठीक है, उसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया था। तो ये हमारा गलत हो गया, हमको गलत ही ढूंढना है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। नन ऑफ द वो, ये तो हमें एक ठीक मिल गया, एक गलत मिल गया, तो ये तो ऑप्शन कट ही गया। इट इज नाउ ए लीगल राइट, ये भी ठीक है, और हमने ढूंढना है कौन सा गलत, तो हमारा सही आंसर हो गया ये। ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये गलत है क्योंकि 44th अमेंडमेंट से 1978 में इसको जो है हटा दिया गया था। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आपको पता चल गया है कि पॉलिटी पे फोकस किया गया है और इकोनॉमिक्स पे और बाकी चीज़ों पे, गेम्स पे, तो आपको एरिया पता चल रहा है। मुझे लगता है ये हमारा 5th या 6th पेपर हो जाएगा। अब आप जो है डिजाइन कर सकते हैं अपने आप स्ट्रेटजी, जीएस के कौन से पार्ट्स करने हैं, और वरना एक वीडियो के द्वारा हम भी आपको बता देंगे। ये जीएस पार्ट खत्म हो गया है।